तो हमने हमारी जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अबाउट जेनेटिक्स, क्लास 12। ओके, तो इसमें हमारी प्रीवियस क्लासेस में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ चुके थे। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लिया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया था। वी हैड नोन दैट हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके थे। अब आज की क्लास में जो हम चीजें नहीं पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट द लॉज। ओके, कि जो मेंडल थे उन्होंने कौन कौन से लॉज यहाँ पर दिए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेंडल के लॉज के बारे में हमें पता है कि पहले स्टार्टिंग में जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो उसमें हमने कुछ लॉज पढ़े थे, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉर्ट सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद भी हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। तो उसमें पहला जो आ जाता है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। देखो क्या समझ में आता है, इंडिपेंडेंटली जाना। ठीक, हमें पता है कि अगर किसी प्रोजेनी में कोई कैरेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है कि उसके पेरेंटल जनरेशन से जो है उसमें से जीन्स जो है इनहेरिट हुए हैं। अब ये जो जीन्स इनहेरिट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। हम पी प्लांट पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पी, की पी प्लांट में टॉल हाइट है और राउंड सीडेड है, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, दैट आर द जीन्स। तो इन जीन्स में से जो टॉल हाइट का जीन है वो राउंड सीडेड के जीन पर डिपेंडेंट नहीं है। दे कैन गो इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू देयर वे। किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, राउंड को जाना है कि रिंकल सीड के जीन को जाना है, टॉल के जीन को जाना है या ड्वार्फ जीन को जाना है। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इतनी देर से हम जीन्स 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 बात कर रहे थे, जीन्स के बारे में बोल रहे हैं कि जीन्स ये होते हैं, जीन्स वो होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ये सारी बातें करी थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम्स, जीन्स कहाँ पर अरेंज्ड है, एक पर्टिकुलर डीएनए में अरेंज्ड है। और उस डीएनए को अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए तो डीएनए का वन पार्ट इट्स नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है, और अगर एक डिप्लॉइड सेल होती है तो उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर एक गैमीट होता है तो उसमें कोई एक क्रोमोसोम जाता है। इसी तरह से हमारे पास में क्या है, क्रोमोसोमल का अरेंजमेंट होता है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, ये ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड चीज है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या होता है, तो लिंकेज यानी लिंक्ड। अगर कोई दो जीन है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल में दो जीन्स है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो दो जीन्स मैंने बनाया है, ये जीन्स क्या है, इसे मैं ए जीन मान लो, इसे मैं बी जीन मान लो। अगर ये जीन एक दूसरे से ज्यादा कांटेक्ट में है, क्लोज में है, तो दीज आर लिंक्ड, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे। ये एक का इनहेरिटेंस, एक का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा। दीज आर लिंक्ड जीन। बट अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कोई जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर जो दो जीन्स है ये फार अवे है, यहाँ पर है एक यहाँ पर है, बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, okay? They are far away from each other. A and B are far away from each other. They have this much distance in between and they have just this much distance. Okay? तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर लिंकेज कम मिलेगा, लिंक्ड जीन्स कम मिलेंगे। लिंकेज से ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा रिकॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, कि जब ए जीन बी जीन पर डिपेंडेंट नहीं है या फिर बी जीन ए पर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों में इतना गैप है that they are not linked, their expressions are not linked to each other. Okay, so A will go separately and B will go separately and they can combine separately and form a new type of progeny which is completely different from parents. So a progeny which is completely different from their parents is known as recombination. एक नई चीज बनना जो पहले थी ही नहीं, that is recombine होना. Okay, again there occurs a combination and a new form of species is created, a new form of progeny is created which is having a different sort of characters, that is recombination. एंड अगर पेरेंटल कैरेक्टर्स ज़्यादा दिखते हैं, प्रोजेनी जो है वो 90% पेरेंट्स जैसी है। ओके, तो दैट इज ड्यू टू लिंकेज, लिंक्ड जीन्स, बिकॉज जीन्स वर लिंक्ड, दे कांट बी सेपरेटेड इजीली एंड दे कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इजीली। लेकिन रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब जीन्स दूर होंगे एंड दे कैन बी सेपरेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इजीली डिफरेंटली। ओके, तो ये तीन तीन चीज़ें हम जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी मैंने समरी दी थी यहाँ पर कि हम आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं।
सबसे पहले आ जाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। अभी मैंने कहा कि जब एक जीन दूसरे जीन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं। The tall gene was not dependent on the round-seeded gene. That is known as law of independent assortment. So based upon observations on dihybrid cross, we are talking about dihybrid cross over here. Okay, crosses between plants differing in two traits. कोई भी दो trait, दो ट्रेट कौन सी ली? एक मैंने सीड का शेप लिया, दूसरी मैंने उसकी हाइट की बात करी थी अभी। मेंडल प्रपोज्ड अ सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन that we call Mendel's law of independent assortment. Now, what does this law states? The law states that when two pairs of the traits are combined in a hybrid, ये कोई भी दो पेयर कंबाइन हो रहे हैं, टॉल हाइट जो है वो कंबाइन हो रही है राउंड सीडेड के साथ में, segregation of one pair of character is independent of the another pair of character. अगर इस तरह से कोई जीन हमारे पास में प्रेजेंट है तो उसमें कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल आर ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। ये कैपिटल टी जो है वो कैपिटल आर के साथ जाकर एक गैमेट बना सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ जाके बना सकता है, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ बना सकता है, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ बना सकता है, और कैपिटल, इस तरह से हमारे पास में क्या है, किसी भी तरह का गैमेट बन सकता है। ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि जो डोमिनेंट है उसे डोमिनेंट के साथ ही जाना है, जो रिसेसिव है उसको रिसेसिव के साथ ही जाना है। ओके, दे कैन गो हाउएवर दे वांट। दैट इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो क्या हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, इसका स्टेटमेंट हमें ध्यान रखना है। तो द फोर टाइप्स ऑफ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड आर वाई ईच विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 25%। चार गैमेट्स बन रहे थे ना अलग अलग, तो चार गैमेट की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 25% हर गैमेट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड। नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल, ये चीज़ याद रखनी है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल नहीं है। तो क्यों नहीं है एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस मिलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर जगह यही चीज़ अप्लाई होगी, यहाँ पर बहुत सारे एक्सेप्शंस है। अब वो एक्सेप्शंस क्या है, उन एक्सेप्शंस को अपन आगे देखते हैं। चलिए हम उन एक्सेप्शंस को स्टडी करते हैं कि वो एक्सेप्शंस यहाँ पर क्या क्या है जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो है सक्सेसफुल नहीं होने देते। तो वो जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे वो है लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये यहाँ पर एक्सेप्शंस है। अब कैसे है एक्सेप्शंस? कि अगर मैं एक जीन बना रही हूँ, ये वाला जो अभी बनाया था, इसमें अगर कैपिटल टी और कैपिटल आर जो है वो क्लोजली लिंक्ड है, बहुत ज़्यादा नियर बाय एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जहाँ कैपिटल टी जाएगा वहाँ कैपिटल आर आएगा, एक साथ जाएंगे, दैट इज नोन एज लिंकेज। और वहीं अगर मैं बात करूँ रिकॉम्बिनेशन की, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के साथ, ये स्मॉल टी के साथ भी जा सकता है या फिर कैपिटल टी के साथ भी जा सकता है, दैट इज रिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन जो लिंकेज है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है कि दोनों जीन्स को जो है एक साथ वर्क करना पड़ रहा है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं जा पा रहे। तो ये यहाँ पर इसका एक्सेप्शन हो गया।
अभी हम यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। मेंडल ने बहुत काम किया था, मेंडल ने बहुत टाइम तक बहुत सारी चीज़ों पर काम किया था कि इस पे भी स्टडी करा, इस पे भी स्टडी करा, पी प्लांट को इतना स्टडी करा, इतने सारे कैरेक्टर स्टडी करे पी प्लांट के बावजूद जो है मेंडल का काम बहुत टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, उन्होंने रिसर्चेस किए थे, पेपर्स पब्लिश करने का ट्राई किया था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। अब वो हो क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि मेंडल ने क्या यूज़ की थी अपने जेनेटिक्स में? मैथमेटिक्स यूज़ करी थी, स्टैट्स यूज़ करी थी। अब ये जो दो कुछ चीज़ें थी ये उस टाइम पर लोगों को समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज इट वॉज अबाउट बायोलॉजी। आप जीन्स की बात कर रहे हो, आप स्टैट्स लगा रहे हो, आप ग्राफिंग कर रहे हो, आप टेबल बना रहे हो, पुनेट स्क्वायर दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? ठीक है, तो वो समझ में नहीं आया लोगों को, इसीलिए उनका वर्क जो है बहुत टाइम तक रिजेक्टेड ही रहा। कोई उसे पहचान नहीं पाया कि मतलब इन्होंने कितना अच्छा काम किया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इनके जो दो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनके वर्क को रिपब्लिश किया। तब जाकर उस वक्त लोगों को आइडिया लगा दैट व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाई डिड इट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके, so why Mendel's work remained unrecognized for several years? उसमें हम क्या देखेंगे? That Mendel published his work on inheritance of characters in 1865. 1865 में उन्होंने publish किया था, but for several years it remained unrecognized till 1900. 65 से 1900, it's a huge time, ठीक है, 35 years. फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। पहला रीजन तो ये हो गया कि कम्युनिकेशन नहीं था, एज इट इज नाउ इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। कम्युनिकेशन नहीं था, लोगों को बता नहीं पाए इतना ज़्यादा, वहाँ पर क्या था, कोई पता करने वाला था ही नहीं, और अगर किसी को नॉलेज हो तो वो कम्युनिकेबल नहीं था। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स or factors in Mendel's works are as stable and discrete units that control the expression of traits. ठीक है, जीन्स दिए थे मेंडल ने, फैक्टर्स बताए थे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि क्या हो रहा है। Of the pair of alleles which does not blend with each other was not accepted by his contemporaries. जो उन्होंने जीन्स फैक्टर्स नाम दिए थे कि भाई ये इंडिपेंडेंटली जाते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी किसी को, as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. ठीक है, उन्होंने मैथ्स यूज करी थी, इसीलिए भी वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे थे, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने क्या क्या रीजन पढ़ लिए मेंडल के वर्क के प्रॉपरली पब्लिश ना होने के, अनरिकॉग्नाइज्ड रहने के। पहला पढ़ लिया कि मेंडल का जो वर्क था उसमें उन्होंने जीन्स यूज किए थे, एलील्स, फैक्टर्स, टर्म्स यूज किए थे दैट वर नॉट रिकॉग्नाइजेबल टू एनीवन। Secondly, communication was not easy at that time. The third thing was Mendel used mathematics, stats to explain each and everything, which was also not accepted by anyone, especially the biologist. Okay, the Mendel work suggests that factors were discrete units. He could not provide any physical proof for the existence of factors. ठीक है, मेंडल का कहना था कि यहाँ फैक्टर्स होते हैं, ये यूनिट्स है, ये किस तरह से काम करते हैं, ये किस तरह से जीन्स को कैरी करते हैं, तो ये चीज़ उनको पता थी कि फंक्शनल यूनिट है, ये उनको पता था, लेकिन वो क्या है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं। इन 1900 3 साइंटिस्ट, अब कौन से 3 साइंटिस्ट आए थे यहाँ पे? डेवरीज, Lorentz and Schema, ये तीनों आए थे। इंडिपेंडेंटली रिडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इन तीनों ने मिलके मेंडल के वर्क को फिर से क्या है, रिडिस्कवर किया था। उसमें जो भी उनको इम्प्रूवमेंट करने थे उन्होंने उस इम्प्रूवमेंट को किया और उसके बाद में इसको वापस पब्लिश किया, तब जाकर लोगों ने कहीं से एक्सेप्ट किया। तो आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, कौन से 3 साइंटिस्ट थे? डेवरीज, लॉरेंस एंड शेमार्क। ओके, अभी हमारा सेकंड टॉपिक, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देख लिया, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारा सेकंड टॉपिक था। तो व्हाट अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो क्रोमोसोम्स क्या है वो मैंने बता दिया, कि जो हमारी सेल्स होती है उसमें जो डीएनए जो है कंबाइंड फॉर्म में वो एक क्रोमोसोम की तरह अरेंज, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक जीन यहाँ है तो एक जीन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से बहुत सारे जीन्स जो है वो एक सिंगल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कौन से जीन्स को कंबाइन होकर क्रोमोसोम फॉर्म करना है ये डिसाइडेबल था।
कौन सा जीन जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, इतनी देर हम जीन्स की बात कर रहे थे कि जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, जीन्स आगे जाकर अपना फंक्शन करते हैं, एलील्स होते हैं। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स जाते हैं। अगर ये कोई गैमीट है, ठीक है, तो ये गैमीट आया कहाँ से है, कोई डिप्लॉइड सेल होगी, उस डिप्लॉइड सेल में से कोई एक जो क्रोमोसोम है वो इस गैमीट में चला गया, दूसरा दूसरे गैमीट में चला जाएगा। अब ये वाला गैमीट जो है ये किसी बी गैमीट के साथ में, ये ए गैमीट किसी बी गैमीट के साथ में फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज होने के बाद में एक क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा वापस अपने पास में, जिसमें 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस होता है। अब क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस या पढ़ना क्यों है, तो क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस हमें यहाँ इसीलिए पढ़ना है ताकि हम ये पता लगा सके कि किस तरह से वो जीन्स जो है वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कि वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। अब देखो क्या होता है कि अगर एक डिप्लॉइड सेल में ये क्रोमोसोम है, तो इस पॉइंट पे जो जीन है वही जीन यहाँ पर भी होगा सेम पॉइंट। तो जीन्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस यानी कि क्या है, एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। कोई टॉल हाइट का जीन है या फिर हाइट का जीन है, तो उसका कैपिटल टी यहाँ पर है डोमिनेंट वाला, तो उसका रेसेसिव क्या है, इसके पास वाले क्रोमोसोम पर हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों ही डोमिनेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डोमिनेंट वाला होगा और यहाँ पर भी डोमिनेंट। ठीक है, मतलब हमेशा हमें पता है फैक्टर्स या फिर जीन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, तो उनका पेयर जो है वो क्रोमोसोम पे होमोलोगस पोजीशंस पे अरेंज्ड होता है। क्लियर? By 1902, the chromosome movement during meiosis had been worked out. ईयर ध्यान रखना, मियोसिस के बाद में क्रोमोसोम का मूवमेंट कब देखा गया था, 1902 में देखा गया। मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो एक डिप्लॉइड सेल से हमारे पास में क्या बनता है, 2 क्या बनते हैं यहाँ पे सेल्स बनती है जो कि हैप्लॉइड होती है, दैट इज मियोसिस। वॉल्टर सटन एंड बोवरी, थियोडोर बोवरी, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी, इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी किया था। नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, जैसे जीन का, क्योंकि जैसे ये जीन काम करेगा हाइट का, वैसे ये क्रोमोसोम काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इन 2 क्रोमोसोम्स में से यहाँ पर कैपिटल टी वाला आ गया, यहाँ पे स्मॉल टी वाला आ गया, ठीक है, और फ्यूज कौन सा हुआ, कैपिटल टी वाला हुआ, तो यहाँ पर जो प्लांट बनेगा वो कैसा बनेगा, टॉल बनेगा। स्मॉल टी वाला होता तो कैसा बनता, शॉर्ट बनता। तो जो क्रोमोसोम जाएगा उस पर लगा हुआ जीन भी साथ में जाएगा, तो क्रोमोसोम और जीन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। ठीक है, क्रोमोसोम भी पेयर में आते हैं, जीन्स भी पेयर में आते हैं। The two alleles of a gene pair are located on the homologous sites and homologous chromosomes. तो जो 2 एलील्स होते हैं, ठीक है, 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, ये एलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एलील। तो ये जो एलील्स होते हैं ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस साइट। होमोलोगस यानी कि सेम साइट पर, सेम लोकेशन पे, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी कैसे होने चाहिए, होमोलोगस, सिमिलर होने चाहिए। डिप्लॉइड सेल के दोनों क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे क्रोमोसोम्स पर एक जैसे पोजीशन पर अगर यहाँ पर जीन्स लोकेटेड है, एलील्स लोकेटेड है, तो फिर उसे क्या बुलाते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। दैट्स इट। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमें यही पढ़ना था कि किस तरह से जो क्रोमोसोम्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो सटन एंड बोवरी ने क्या बोला था, सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation। okay? क्या बोल रहे हैं सटन और बोवरी कि पेयर होने के बाद में सेग्रीगेशन हो जाएगा of a pair of factors they carried। सेग्रीगेशन यानी क्या कि यहाँ पर अगर एक डिप्लॉइड सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो जब मियोसिस होगी तो हमारे पास में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी। तो ये जो 2 हैप्लॉइड सेल्स है इसमें एक पर कैपिटल टी आ जाएगा, एक पर स्मॉल टी आ जाएगा। क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ है, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए तो उसके साथ साथ में वो जो कैरेक्टर था वो भी क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। सटन united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance। मेंडल्स ने जीन की बात करी थी, सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोम की बात करी थी, बात दोनों ने एक ही करी है, सेग्रीगेशन की। Experimental theory of chromosomal inheritance was given by
ये ध्यान रखना है हमें कि एक्सपेरिमेंटल थ्योरी जो थी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी यानी कि एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में ये देखा गया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, इनहेरिट कैसे होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ये सारी चीज़ें किसने पढ़ी थी? थॉमस हंट मॉर्गन ने पढ़ी थी। हमने सटन एंड बोवरी के बारे में पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, और उसके बाद में मॉर्गन के बारे में अभी स्टडी किया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्रोमोसोमल के इनहेरिट होने का पैटर्न किसने बताया था? तो वो थॉमस हंट मॉर्गन ने बताया। और थॉमस हंट मॉर्गन यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि उनके बारे में पूरा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने किस तरह से क्रोमोसोम को यूज करके हमें ये समझाया है कि कोई कैरेक्टर कैसे इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो वो हम मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट से देखें। तो मॉर्गन ने किस पर काम किया था? मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था, मॉर्गन ने किस पे काम किया था? तो मॉर्गन ने यूज किया था यहाँ पर इंसेक्ट। इस इंसेक्ट का नाम क्या था? फ्रूट फ्लाई थी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई, ठीक, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो नॉर्मली किसी भी राइपन्ड फ्रूट के आसपास देखने को मिल सकती है, कि वो फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अब इन्होंने इसे क्यों यूज़ किया? जैसे मेंडल ने पी प्लांट यूज़ किया था तो उनका कोई पर्टिकुलर रीज़न था ना, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया लेके चले थे, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, तो मैं पी प्लांट को ले सकता हूँ। मॉर्गन ने इन्हें क्यों चूज़ किया ड्रोसोफिला को? तो मॉर्गन कहते हैं कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है, हम उसे एक सिंपल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर हम सिंथेटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दें तो वो इजीली ग्रो हो जाए। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, कितने समय में? 2 हफ्तों में इनकी लाइफ साइकिल ओवर हो जाती है। तो हम चाहे उतना क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड थिंग, अब सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, आपको बहुत सारी प्रोजेनीज मिल जाएगी एक बार में, तो आपको चाहे उतना एक्सपेरिमेंट करो, चाहे उतना आप क्या करो, स्टडी करो। Okay, now next one is there was a clear differentiation of the sexes, यहाँ पर differentiation था मेल और फीमेल ड्रोसोफिला का। जो मेल ड्रोसोफिला है वो यहाँ पर अलग है और जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो यहाँ पर अलग है। तो मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। अब कैसे डिस्टिंग्विश हो जाती है कि एक जो है वो लार्ज साइज की होती है और दूसरी जो है वो स्मॉलर साइज की होती है। The next one was it has many types of hereditary variations that are seen with low power microscope। जो भी hereditary variations होते हैं, hereditary variations क्या होता है कि फादर अगर रेड आइड है तो प्रोजेनी में रेड आइड आ रही है या फिर वाइट आइड आ रही है। फादर ब्राउन बॉडीड है तो प्रोजेनी कौन से बॉडी कलर की हो रही है। विंग्स कैसे है, मिनिएचर साइज के है कि लार्ज साइज, ये सारे क्या है? जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटरी है ये। तो ये हेरिडिटी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है या नहीं जा रही है, कितना परसेंट जा रही है, आप उसे इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप में किसी भी इंसेक्ट को, ड्रोसोफिला को देख सकते थे। ओनली 4 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, सिर्फ चार पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो 4 क्रोमोसोम्स को स्टडी करना वाज नॉट अ बिग थिंग, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को चूज किया। 4 पेयर है, कैरेक्टर भी कम है, इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आया था दिस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पर खत्म हो गया, मॉर्गन ने बस इतना बताया मैंने क्यों चूज कर रहा हूँ। उनके चूज करने के बाद में, उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में उन्हें जो रिजल्ट मिला था उस रिजल्ट को हम लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? पहली बात तो ये, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ जब मैंने फ्लो चार्ट में दिखाया था कि लिंकेज यानी लिंक्ड जीन्स, जो जीन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड रिकॉम्बिनेशन वाज अ न्यू सॉर्ट ऑफ जीन, okay? A new sort of progeny was created. So Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. Okay? उन्होंने कौन से जीन्स की स्टडी करी थी? जो सेक्स लिंक्ड जीन्स थी उन्हीं की स्टडी करी गई थी। The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel. पी में मेंडल ने क्रॉसेस करवाए थे, सेल्फ क्रॉसिंग कर, सारी चीज़ें जो है मेंडल ने यहाँ पे, मॉर्गन ने यहाँ पर ड्रोसोफिला पे करी थी। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल, इसको उन्होंने करा कि एक फीमेल ली, हमें पता है डिस्टिंग्विशेबल है मेल और फीमेल, तो फीमेल में क्या लिया? येलो बॉडीड वाइट आइड, येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल को किससे क्रॉस करवाया उन्होंने?
ब्राउन बॉडीड, ब्राइट रेड आइड, ब्राउन रेड आइड। इसके साथ उन्होंने क्या करवाया, मीटिंग करवाई। तो मीटिंग करवाने के बाद, क्रॉस करवाने के बाद उन्हें जो जनरेशन्स मिली उन्हें वो एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने कहा दैट ही ऑब्जर्व्ड दैट द टू जीन्स did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 933। यहाँ पे दो कैरेक्टर, एक बॉडी कलर है और एक आई कलर है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर यानी डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो होता है 933। मॉर्गन कहते हैं कि जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो 9331 का रेशियो बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया। डेविएट यानी कि 9 जो पेरेंटल टाइप आने चाहिए थे, ठीक है, 1 पेरेंटल टाइप आना चाहिए था, या फिर कोई भी दो जो पेरेंटल टाइप आते हैं, जो हेट्रोजाइगस हो, होमोजाइगस हो, किसी भी तरह के हो, वो यहाँ पर नहीं आ रहे थे। तो नहीं आने की वजह से जो रेशियो है बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो देखो, जब उन्होंने इसको स्टडी किया प्रॉपरली तो उन्हें क्या पता पड़ा कि जब ये क्रॉस स्टडी किया गया तो उन्हें कहा कि दो जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं ना, कि यहाँ पर एक जीन है और यहाँ पर एक जीन, ठीक है, ये हो गया बॉडी का जीन, बॉडी कलर का जीन, और ये हो गया आई कलर का जीन। तो अगर ये दो जीन्स जो है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो ऐसे जीन्स को बुलाते हैं लिंक्ड जीन्स। Those genes which are located on the same chromosome are known as linked gene. They together constitute one group that is known as linkage group। ये साथ में मिलके क्या बना देते हैं, एक लिंकेज ग्रुप बना देते हैं। मतलब कि जब भी ये क्रोमोसोम पास ऑन होगा ना, तो ये दोनों जीन्स जो है वो पास आउट होंगे। ये दोनों जो कैरेक्टर है वो एक प्रोजेनी में शो हो जाएंगे अगर वो लिंक्ड है। When the two genes in a dihybrid cross were situated on same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type। ये क्या है कि ये जीन है, इस जीन में यहाँ पर दो क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब ये जो ये जो क्रोमोसोम इस पे जो ये दो जीन है, अगर ये दो जीन बहुत ज़्यादा क्लोज है, लिंक्ड है, ये लिंक्ड जीन है, तो ये क्या है, एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। अब ये कोई फादर है, मदर है, कोई भी पेरेंट है, तो इनका कैरेक्टर एज इट इज नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि ये जीन सेपरेट नहीं हो रही, ये लिंक्ड है। तो ये एज इट इज जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो इससे क्या होगा, पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिलेगी, प्रोजेनीज ज़्यादा, प्रोजेनीज में ये जीन जाएगा तो ज़्यादा हमारे पास क्या मिल जाएगा, पेरेंटल टाइप मिल जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। जैसे हम बोलते हैं लिंकेज, लिंकेज की वजह से क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा लिंकेज, जितना ज़्यादा लिंकेज उतना ज़्यादा पेरेंटल टाइप प्रोजेनी, ठीक है। मतलब पेरेंटल टाइप प्रोजेनी और लिंकेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा लिंकेज हमारे पास में रहेगा, जितना ज़्यादा लिंकेज हमारे पास में रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास में क्या रहेगी, पेरेंटल टाइप प्रोजेनी रहेगी। अभी आगे देखते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो जीन्स है वो लिंक्ड नहीं, वो ज़्यादा दूर, अगर ये कोई डीएनए मटेरियल है, इसमें ये कोई जीन यहाँ पर है और एक जीन यहाँ पर है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर हो गई है जीन्स एक दूसरे से, तो जीन्स अगर ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो लिंकेज नहीं रहेगा, वहां पर आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन। अब वो कैसे आ जाएगा? रिकॉम्बिनेशन, द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये दोनों जीन्स जो है वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, वो साथ में नहीं जाएंगे। जब जीन सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग प्रोजेनी बनाएंगे, ऐसी प्रोजेनी जो पेरेंट्स जैसी नहीं दिखेगी क्योंकि जीन साथ में नहीं गए। तो ऐसी प्रोजेनी जो है वो रिकॉम्बिनेशन से बनती है। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशंस टाइटली लिंक्ड। ओके, जो जीन्स बहुत ज्यादा पास में है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है, तो ऐसे जीन्स जो है वो ज्यादा लिंकेज दिखाएंगे। तो ज्यादा लिंकेज यानी लो रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड, बहुत दूर है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो लूजली लिंक्ड है तो वो ये क्या दिखाएंगे यहाँ पे? हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे। तो हाई रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे रखा है देखो, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। ठीक है, उन्होंने पहला क्रॉस ये किया था, व्हाइट और येलो, व्हाइट बॉडी और येलो आइट। क्या किया था पहला क्रॉस उन्होंने? येलो बॉडी एंड व्हाइट आइट। तो येलो बॉडी और व्हाइट आइट का जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा ये बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है। ठीक है, ये ज़्यादा लिंक्ड है, तो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन फॉर व्हाइट। ठीक है, इतनी ज़्यादा अगर लिंक्ड है व्हाइट व्हाइट आई येलो बॉडी ज़्यादा अगर लिंक्ड है, तो इनके लिंक्ड होने की वजह से सिर्फ 1.3% क्या बन रहा था यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन बन रहा था। सिर्फ 1.3% बनना ज़्यादा चाहिए था, लेकिन 1.3% रिकॉम्बिनेशन ही बना क्योंकि लिंकेज ज़्यादा थी, तो पेरेंटल टाइप जो है वो ज़्यादा बने थे। वही अगर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या लिया था, एक लिया था वाइट आई मिनिएचर विंग्स। जो उन्होंने वाइट आई और मिनिएचर विंग्स वाला लिया था, उसमें उन्होंने देखा था कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट टाइप बन रहा था वो बहुत ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? 37.2% रिकॉम्बिनेशन बन रहा था। 37.2%। इससे क्या पता पड़ता है कि व्हाइट आई और येलो बॉडी वाला जीन जो है वो क्लोजली लिंक्ड, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कम है। और दूसरी बात, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग्स, विंग्स के कैरेक्टर वाला जो जीन है वो फार अवे है, तो अगर वो दूर है तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हमें कैसे मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूटवर्ट, ठीक है, मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूटवर्ट, उन्होंने क्या किया था? इस फ्रीक्वेंसी को यूज किया था और फ्रीक्वेंसी को यूज करके उन्होंने मैपिंग करी थी, पोजिशंस बताई थी कि ये जो अपने पास में जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर ए जीन है और यहाँ पर बी जीन है, तो एक्चुअली ये कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है और कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट होने के साथ साथ में इनके बीच में डिफरेंस कितना है, कितना दूर है ये एक दूसरे से। ये मैपिंग, ये डिस्टेंस उन्होंने जो है बताया था। किसने बताया था? एल्फ्रेड स्टूवर्ट ने। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। और उस डिस्टेंस को उन्होंने नाम दिया था सेंटी मॉर्गन। क्या नाम दिया था उन्होंने? सेंटी मॉर्गन नाम दिया था यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से एल्फ्रेड स्टूवर्ट, मॉर्गन, मेंडल, मेंडल के जो स्टूडेंट्स थे उसमें हमने पढ़ा था बॉबरी, चमाक के बारे में, कॉलेंस के बारे में। ठीक है, थियोडोर बोवरी का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, सटन एंड बोवरी के अलग एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। इतने सारे साइंटिस्ट के हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए हैं। हमने इन तीनों लॉज को पढ़ लिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लिया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख लिया है, और थर्ड हमने कौन सा देख लिया था? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम और जीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को अभी तक थ्योरी में पढ़ा था वो हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम समझेंगे कि मिनिएचर विंग्स और वाइट आइट अलग है, तो उसमें अलग अलग रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा क्यों बन रहा है। अगर वाइट आइट और बॉडी कलर की बात करें तो उसमें रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कम क्यों है। उस प्रैक्टिकल बेसिस को हम यहाँ पर समझेंगे कि एक्चुअल में मॉर्गन ने क्या एक्सपेरिमेंट
उसके बाद उसी क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन को देखेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो है हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। जब तक आपको क्या करना है कि जितना भी हमने अभी पढ़ लिया है उस चीज़ को आपको प्रॉपरली थ्योरी से, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उससे स्टडी करना है। तो उससे स्टडी करने से ही हमारी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। उससे हमें साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे, हमें ईयर याद हो जाएगा, जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसका बेसिक जो मैंने बताया है वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो दैट अगर हम एडवांस में भी जाएंगे तो दैट विल नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे अंडरस्टैंड करने में। ओके,